अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ मेन मेमोरी, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, हाउ डेटा स्टोर इन मेन मेमोरी इज़ एक्सेस्ड। मेन मेमोरी, कि मेन मेमोरी आपको पता है कि कंप्यूटर का जो एक बड़ा बुनियादी कंपोनेंट है उसके आर्किटेक्चर का। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में चंद एक ही बुनियादी कंपोनेंट्स हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, या फिर प्रोसेसिंग है, या फिर स्टोरेज है। तो उसमें से जो स्टोरेज है, अब आपको पता है कि स्टोरेज की दो टाइप्स हैं, एक आपका परमानेंट स्टोरेज होता है और एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। तो जो टेम्परेरी स्टोरेज है वो आपका मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी कहलाती है। जबकि परमानेंट स्टोरेज है वो हार्ड ड्राइव या दूसरे जो आपके रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ चला जाता है। तो टेम्परेरी स्टोरेज में मेन मेमोरी या फिर और भी इसके अलावा कुछ आपके पास कैशे मेमोरी है, वो हम नेक्स्ट टाइम उसके बाद स्टडी करेंगे। तो आज हम देखेंगे मेन मेमोरी क्या होती है। बेसिकली मेन मेमोरी आपका वर्किंग एरिया है कंप्यूटर का। और जब मैं बात करता हूँ कि कंप्यूटर का वर्किंग एरिया, इट मीन्स प्रोसेसर का वर्किंग एरिया। देखिए, आपका जो प्रोसेसर है वो आपको जो भी जो है ना सिस्टम पर स्क्रीन पर जो भी चीज़ नज़र आ रही होती है, तो वो इनफैक्ट आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बैक एंड पर रन हो रहा होता है, और उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर को आपका प्रोसेसर कर रहा है। और प्रोसेसर ने उठाकर लानी होती है इंस्ट्रक्शंस रैम से। और रैम पे आपकी तमाम जो सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। फॉर एग्जांपल आपने 3-4 सॉफ्टवेयर बैक वक्त अगर ओपन किए हुए हैं, तो वो आपके रैम पर रिजाइड कर रहे हैं। इवन उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी रैम पर ही पड़ा होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है जब सिस्टम बूट होता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पर आ जाता है, और उसके बाद आप जो जो एप्लीकेशन एक सीक्वेंस में ओपन करते जाते हैं वो सब भी रैम पर आ जाती हैं। तो अब आपका जो प्रोसेसर है उसने ना सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करना है, उसकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, बल्कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आपकी गेम है, ब्राउज़र है, बहुत सारी आपने एप्लीकेशंस ओपन की हुई हैं, वो उन सब को भी जो है वो एग्जीक्यूट करता है, और वो सब भी रैम पर होती हैं। तो प्रोसेसर का काम होता है उसने बारी बारी तमाम इंस्ट्रक्शंस को पिक करके लाना होता है अपने पास। आपको पता है कि प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर, उसकी इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, उसकी जो मेमोरी है बड़ी शॉर्ट होती है, तो वो एक दो इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा उठाकर नहीं ला सकता। ज़्यादातर सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपकी रैम पर पड़ी होती हैं, और वो जस्ट एक दो इंस्ट्रक्शंस कैरी करके लाता है अपने पास। और लेकिन वो बहुत स्पीड में करता है ये काम, और वो इतनी तेज़ी से करता है कि आपको आइडिया ही नहीं होता। वो आप ये समझते हैं कि शायद सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोसेसर के पास ही पड़ा हुआ है, और प्रोसेसर उसको जो एग्जीक्यूट करता जा रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रोसेसर तो कैरी करके लाता है तमाम इंस्ट्रक्शंस को एक सीक्वेंस में, और फिर उनको एग्जीक्यूट करता है। एक वक्त में वो एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, उसकी इतनी ही कैपेसिटी है। हाँ, और आपने लास्ट टाइम देखा कि आपके प्रोसेसर की जो उसके अंदर जो आर्किटेक्चर है, उसमें आपके पास ALU है, क्या उसमें एक आपका कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। तो वो जो है ना फैच करके लाता है, और कहाँ से फैच करके लाता है? वो मेन मेमोरी से फैच करके लाता है। तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर हो गया होगा। आप ज़रा हम आगे इसको रीड करते हैं। मेन मेमोरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जी। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर बीइंग यूज्ड। अब देखिए, यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आपके पास रैम में न सिर्फ डाटा स्टोर होता है बल्कि प्रोग्राम भी स्टोर होता है। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, प्रोग्राम और डाटा। प्रोग्राम क्या है? आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं जो इस डाटा पर, जो कुछ भी डाटा हो सकता है, उस पर वर्क कर रही होती है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो लाजमी किसी ना किसी डाटा पर वर्क करती हैं। और इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं? जमा तफरीक वाली, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंड, और नॉट, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी कंबाइन या कंपेयर वाली इंस्ट्रक्शंस जो हैं बहुत सारी होती हैं आपकी, वो उससे मिलकर आपका प्रोग्राम जो है वो बना होता है। ये जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस का आप नाम सुनते हैं, तो उनमें ही आप प्रोग्राम जो बनाते हैं वो असल में आपकी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और बाद में जब आप एक सॉफ्टवेयर पर कुछ काम करते हैं, कुछ वर्किंग करते हैं, उसमें कुछ डाटा वगैरह सेव करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसको हम कह रहे होते हैं असल में डाटा। तो आपके रैम पर असल में दो चीज़ें होती हैं, एक आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और साथ में आपका डाटा होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी रैम पर होती हैं, राइट जी। अब आप रैम को वर्किंग एरिया भी कहते हैं। दिस इज़ योर वर्किंग एरिया, आपके प्रोसेसर का वर्किंग एरिया। अब कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट मेन मेमोरी। ऑब्वियसली कंप्यूटर जो है वो मेन मेमोरी के बगैर वर्क नहीं कर सकता, राइट जी। नेक्स्ट आपका है स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी।
देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी में यहाँ पर आपको पता है मेन मेमोरी एक चिप है सिंपली। आप जिस तरह से मदरबोर्ड पर आपकी चिप्स लगी होती हैं ना, ठीक है, आपकी कुछ एक्सपेंशन कार्ड्स लगे होते हैं, कुछ और चिप्स लगी, इसी तरह उनमें उनके साथ साथ एक मेन मेमोरी या रैम की चिप भी लगी होती है। तो मेन मेमोरी इन द मॉडर्न कंप्यूटर इज़ बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ चिप। और चिप की अगर आप फर्दर देखें ना कंस्ट्रक्शन उसकी, अगर डीप जाएं तो फिर वो आपको वही चीज़ें मिलेंगी, आपके ट्रांजिस्टर्स और लॉजिक गेट्स होते हैं और ठीक है, तो इस तरह से वो बनी होती है। इवन आपका जो प्रोसेसर है वो भी आपकी बुनियादी इकाई है, दैट इज़ आल्सो ट्रांजिस्टर। अच्छा जी, द चिप इज़ मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर मटीरियल। ये जो सेमी कंडक्टर मटीरियल है एक बड़ा स्पेशल किस्म का मटीरियल होता है जिससे आपकी चिप्स जो हैं वो डिज़ाइन होती हैं। और द चिप कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेल। अच्छा, यहाँ उसने सेल्स की बात की है। देखिए सेल असल में जो है ना, आप इसमें लें एक बिट को स्टोर करता है। अब आपको पता है बिट और बाइट में क्या फ़र्क है। बाइट 8 बिट से मिलकर बनता है, ठीक है, बाइट 8 बिट्स से। तो इट मीन्स अब 8 बिट्स जो हैं, 8 बिट्स जो हैं, अब उसमें से हर बिट को एक सेल चाहिए। तो इट मीन्स एक बाइट को स्टोर करने के लिए आपको 8 सेल्स चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अली लिख रहे हैं तो अली में कितने करेक्टर्स हैं, ALI 3 करेक्टर्स हैं, या फिर आप ये कहेंगे 3 बाइट्स हैं। तो अली को स्टोर करने के लिए आपको कितने सेल्स चाहिए, 8 3 ज़ार 24 सेल्स अब आपको चाहिए सिर्फ अली नाम को स्टोर करने की। तो इट मीन्स सेल जो है बेसिकली एक बिट को स्टोर कर रहा है, 1 या 0 जिसे हम कह रहे हैं। तो द चिप कॉन्सिस्ट ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेल्स। इस तरह से आपके पास मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं उसमें, और बहुत ही जो है ना इसकी जो प्रोग्रामिंग है बहुत ही क्या कहना चाहिए, माइक्रो लेवल पर होती है, और जिसे कहते हैं ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो जो सेल्स इतने छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक डॉट्स होते हैं, तो वो इस तरह से बनाई जाती है। ईच सेल कैन स्टोर 1 बिट, राइट। द सेल्स इन मेन मेमोरी आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज एज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। तो वो जो सेल्स हैं वो ग्रुप की फॉर्म में 8 बिट्स के ग्रुप आप समझ लें उस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। वन ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज बाइट। और उस एक जो ग्रुप है उसको आप क्या कहेंगे, बाइट कहेंगे। ईच बाइट इन द मेमोरी इज साइंड अ यूनिक नंबर। याद रखें यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, हर बाइट का रैम में एक नंबर होता है, ठीक है। सपोज़ मैं अक्सर आप लोग अक्सर बात करते हैं जी हमारे सिस्टम में इतने गीगाबाइट की रैम लगी हुई है, ठीक है। तो उसका उससे क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल कोई कहता है 4 गीगा की रैम लगी हुई है, मेरे सिस्टम में 8 गीगा की रैम लगी हुई है। तो उससे मुराद ये है कि आपके पास 4 गीगा से मुराद है 4 अरब लोकेशंस हैं उसमें, 4 बिलियन लोकेशंस हैं। और लोकेशन से मुराद कि उसमें 4 बिलियन सेल्स हैं, 4 बिलियन बाइट्स जो हैं आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। 4 बिलियन बाइट्स, सेल्स की बात नहीं हो रही, बाइट्स की बात हो रही है। आप इसको फर्दर 8 से ज़रब दे दें फिर सेल्स आ जाएंगे आपके सामने, लेकिन ये कहते हैं 4 गीगा बाइट में 4 बिलियन बाइट्स जो हैं, और हर बाइट का एक एड्रेस होता है जिसे हम कह रहे हैं लोकेशन। तो आपकी जो रैम है वो बेसिकली बहुत सारी उसमें लोकेशंस हैं, और तरतीब से लोकेशन 0 से स्टार्ट हो रही है वो, और अप टू 4 बिलियन जो आखिरी लोकेशन होगी वो क्या होगी, 4 बिलियंथ, ठीक है। और पहली लोकेशन रैम की कौन सी होगी आपकी, वो होगी 0, और फिर सेकंड होगी 1, और थर्ड होगी 2। तो इस तरह से उसकी गिनती जो है वो चल रही है, 0 से स्टार्ट होकर अप टू 4 गीगा तक जाएगी। तो 4 गीगा या 4 बिलियन बाइट्स जो हैं एक उसमें आपके स्टोर होते हैं, या 8 अगर गीगा की रैम है तो 8 बिलियन, राइट। एक्सेसिंग डाटा इन मेन मेमोरी, राइट। अब देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने बात की ना, ये उसने लास्ट में दिस नंबर इज़ नोन एज द एड्रेस ऑफ द बाइट। तो हर बाइट का एक एड्रेस है। सपोज़ मैंने अली को स्टोर अगर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अली में अब ए जो है उसको भी एक बाइट एलोकेट होगा, एल को अलग बाइट होगा, और आई को अलग बाइट एलोकेट होगा। इस तरह से हर बाइट का एक एड्रेस है। ऑब्वियसली एक जिसको एलोकेट हुआ जिस लोकेशन को, उसका भी एक एड्रेस है, एल का भी एक एड्रेस है, और इस तरह आई का भी एड्रेस। तो इस तरह से ये जो है वो चीज़ होती है। एक्सेसिंग डाटा इन मेन मेमोरी, देखिए जी, मेन मेमोरी इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। अब आपको आइडिया है हो गया कि मेन मेमोरी क्या है, सीक्वेंस है बाइट्स का। CPU and other components can access any byte of the main memory by specifying its address। तो CPU जो है वो बेसिकली इन बाइट्स को एड्रेस करता है, ठीक है। वो कहता है भाई फलां जो बाइट है ना, फलां नंबर पर उसको उठा कर ले आओ,
उसने तो ऑर्डर कर देना होता है, ठीक है, सीपीयू ने। तो वो फिर जो है सारी जो सर्किटरी है वो जो है ना उसमें इंगेज होती है और उसको उठाकर जो है वो उसके सामने पेश किया जाता है सीपीयू को। तो CPU and other components can access one byte by specifying its address. Different bytes can be accessed randomly. अच्छा, यहाँ उसने एक बात की है रैंडमली की, कि जो बाइट्स हैं ये रैंडमली एक्सेस करता है प्रोसेसर। और रैंडमली से क्या मुराद है? रैंडमली कहते हैं, रैंडम एक्सेस कहते हैं कि एकदम से उस तक पहुँच जाता है वो। एक देखें, आपको पता है कि एक वीडियो कैसेट होती थी हमारे बचपन के दौर में, टाइम में एक वीडियो कैसेट या ऑडियो कैसेट का दौर होता था, और वो एक सीक्वेंशियल स्टोरेज था। सीक्वेंशियल स्टोरेज में क्या होता है कि आपके पास एक सॉन्ग है, वो एक तरतीब से तमाम सॉन्ग्स जो हैं वो स्टोर होते हैं, और वो उसमें आप कोई जंप नहीं कर सकते, आपको रिवाइंड करके बैक जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड करके आगे जाना पड़ेगा, आप उसमें डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते आपको। तो ये वो था एक सीक्वेंशियल स्टोरेज। जबकि हम रैम की जो बात कर रहे हैं, ये रैम है आपकी डायरेक्ट स्टोरेज या रैंडम स्टोरेज, रैंडम एक्सेस स्टोरेज। और रैंडम एक्सेस में क्या होता है, आपने अगर छठे सॉन्ग पर जाना है तो आप वन से गुजरते हुए, फर्स्ट सॉन्ग और सेकंड सॉन्ग से गुजरते हुए नहीं जाएंगे, बल्कि आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे छठे सॉन्ग पर, ठीक है। तो इस तरह से ये एक बड़ा फ़ायदा है, बड़ा एक इसका एडवांटेज है। इसीलिए रैम को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस। रैंडम से मुराद अलल तरतीब, बग़ैर किसी तरतीब, बग़ैर किसी सीक्वेंस के आप डायरेक्ट उस मतलूबा जो आपकी लोकेशन है उस तक पहुंच जाते हैं। राइट, एक्सेसिंग एनी डिफरेंट बाइट्स, यस द मेमोरी इज़ बिल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ऑब्वियसली मेमोरी जो है आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है। अब देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रैम जो है आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं हो रही होती। मैकेनिकल मूवमेंट किसे कहते हैं? वो जो आपके घर में मोटर लगी हुई है ना, उसमें पुर्जे जो कंपोनेंट्स हैं वो मूव करते हुए आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो वो है एक मैकेनिकल डिवाइस। जबकि ये जो आपकी डिवाइस है ये आपकी, या आप उसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस भी कह सकते हैं, बिजली और उसके कॉम्बिनेशन से। तो इसमें जबकि ये जो रैम है इसमें कोई पुर्जा आपको नज़र नहीं आएगा, ये आपकी टोटली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इसमें जो बसेस के ऊपर डाटा वो ट्रैवल जो है ट्रांसमिट होता है, और इस तरह से वो वर्क करता है। तो इसका कोई भी हिस्सा, अगर आपने इसकी रैम की कोई भी लोकेशन एक्सेस करनी है ना, जो भी मेमोरी लोकेशन है, वो बराबर वक्त लेती है, क्योंकि ये रैंडम एक्सेस डिवाइस है। और जो सीक्वेंशियल, आपको पता है ना, वो जो सीक्वेंशियल एक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो वीडियो कैसेट, उसमें अगर आपने 8वें सॉन्ग पर को एक्सेस करना है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। अगर आपने फर्स्ट सॉन्ग को एक्सेस करना है तो जाहिर है वो पहले नंबर पे है, वो पहले ही आपको एकदम से मिल जाएगा। आपने जनाब वो जो 20th लोकेशन पे अगर स्टोर है, वहाँ पर कैसेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सीक्वेंशियल स्टोरेज, तो वहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि रैम में सबको बराबर टाइम लगेगा, क्योंकि ये बराबर टाइम जो है रैंडम एक्सेस है। राइट, नो मैकेनिकल मूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन डाटा इज एक्सेस फ्रॉम मेन मेमोरी। इसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती जब भी आपने रैम से मेन मेमोरी से डाटा पिक करना है। दैट इज़ वाई मेन मेमोरी इज़ वेरी फास्ट। इसी वजह से मेन मेमोरी बहुत फास्ट है, और ये कंप्यूटर का साथ देती है, प्रोसेसर का। आप इसमें ले प्रोसेसर के साथ जो है ना कंधे से कंधा मिला के चलती है, लेकिन फिर भी आपका प्रोसेसर जो है वो बहुत फास्ट है, लेकिन और जो है ना मगर रैम कदरे उससे स्लो है, लेकिन फिर भी खासा साथ देती है। इवन जो आपकी हार्ड डिस्क है वो साथ नहीं देती आपके प्रोसेसर का, वो बहुत स्लो डिवाइस है। जबकि रैम बड़ी हद तक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसका साथ देती है। दैट इज़ वाई मेन मेमोरी इज़ वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक डिस्क से खासी ये फास्ट है। देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी नोन एज रैम एंड रोम। तो हमारे पास जनाब दो तरह की मेमोरी होती हैं, आपकी एक रैम होती है और एक आपकी रोम होती है। तो हमने रैम को अभी भी डिस्कस कर लिया, बड़ी हद तक वही जो कॉन्सेप्ट्स हैं आगे अलग से जो है इस क्वेश्चन में आगे बताए गए हैं, ज़रा इनको भी हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ रैम? अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो यही चीज़ ना आप लिख सकते हैं, और वही चीज़ आप दोबारा से रैम का क्वेश्चन अलग से आ जाए तब भी आपने वही चीज़ लिखनी है, क्योंकि वही चीज़ उसने बयान की गई। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैंडम एक्सेस क्यों कहते हैं इसको? डायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल बाइट इन इंटायर मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। हर बाइट को, हर इंडिविजुअल बाइट को इसमें आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बग़ैर किसी सीक्वेंस के। रैम इज़ यूज टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली। और इस रैम में आप क्या स्टोर करते हैं? डाटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर करते हैं।
प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जिन्हें कहते हैं। राइट जी, रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। क्या होती है जी ये? वॉलेटाइल मेमोरी। यहाँ इसने एक वर्ड यूज़ किया, ये आपकी वॉलेटाइल वॉलेटाइल कहते हैं आपकी जो वॉलेटाइल कहते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिक जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनमें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपकी पावर ऑफ होती है तो तमाम डाटा जो है वो इरेज हो जाता है, तो इसलिए रैम को कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। इट मीन्स इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। रैम इज़ रीड एंड राइट मेमोरी। क्या होती है जी रीड एंड राइट मेमोरी? रीड राइट मेमोरी कहते हैं कि रैम पर से आप रीड भी कर सकते हैं उसके लोकेशंस को और राइट भी कर सकते हैं। सीपीयू कैन रीड डाटा फ्रॉम रैम। सीपीयू जो है वो रैम से डाटा रीड कर सकता है एंड राइट डाटा टू रैम, वो राइट भी कर सकता है, ठीक है, रीड और राइट दोनों कर सकता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन वाइल इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। यानी आप रैम से जो है ना डाटा और इंस्ट्रक्शन इस पर जब वो एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो उसके दौरान उससे डाटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज। से आप प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं रैम को, ठीक है, मेन मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, जबकि वो जो होता है ना हार्ड डिस्क वो सेकेंडरी स्टोरेज होता है। रैम इज़ बिल्ट बाय यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक्स। रैम आपकी 2 टेक्निक्स से मिलकर बनती है। देखिए 2 तरह की रैम्स होती हैं आपकी, एक होती है डी रैम और एक होती है एस रैम। क्या फ़र्क है जिन दोनों में? देखें, डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम, डायनेमिक कहते हैं हरकत को, ठीक है, हरकत। अब यहाँ पर हरकत से क्या मतलब, और स्टैटिक जो एस रैम है, एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक, स्टैटिक कहते हैं साकित, स्टिल, ठीक है, और जबकि डायनेमिक है हरकत, किसी किस्म की भी हरकत हो रही है, वो क्या मूवमेंट हो सकती है, अब ज़रा हम देखते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज़ यूज्ड इन मोस्ट कंप्यूटर्स। ज़्यादातर कंप्यूटर में जो आप रैम देखते हैं ना, जिस रैम से आप वाकिफ़ हैं, तो वो असल में टाइप है डी, उसे हम कहते हैं डी रैम, ठीक है। इट इज़ अ लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ रैम। ये बड़ी सस्ती मिल जाती है रैम, इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं होती। तो ये जो है आपकी, क्योंकि इसका जो सेल होता है ना वो हम ज़रा देखते हैं, वो ज़रा किसी हद तक इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव वो नहीं होता, इसीलिए रैम आपकी सस्ती जो है वो सस्ती होती है। DRAM requires an electric current to maintain its electrical state। देखिए DRAM को अपनी स्टेट जो है मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट मुसलसल चाहिए होता है, ठीक है, और द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ DRAM डिक्रीजेज विद टाइम दैट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ डाटा। देखें, याद रखें, ये जो इसका जो है ना वो कैपेसिटर एक होता है। देखें जो आपका कैपेसिटर बेस्ड ये मेमोरी होती है, डी रैम का जो सेल है ना, आप ये समझ लें कि वो कैपेसिटर बेस्ड होता है। कैपेसिटर की ये खूबी होती है कि इसमें से इसमें चार्ज स्टोर नहीं होता, वो चार्ज लीक होता रहता है। जिस आप ये समझ लें कि एक बकेट होती है जिसमें जिस तरह एक दूध की बकेट है ना, ठीक है, अगर आप उसमें सुराख कर दें, होल कर दें, तो उसमें से तमाम जो लिक्विड है वो लीक हो जाएगा। तो आप ये समझ लें इसकी ये जो बकेट है ना, इसमें इसकी सेल की, वो ऐसी बकेट है कि उसमें से चार्ज लीक होता रहता है और स्टोर नहीं होता, तो उसको मिसलसल उसको चार्ज करना पड़ता है, और अगर उसको चार्ज ना किया जाए तो उसमें से इंफॉर्मेशन ज़ाया हो जाएगी, और अगर उस सेल में 1 पड़ा हुआ है तो वो 1 वेस्ट हो जाएगा, अगर उसमें 0 पड़ा हुआ है तो वो 0 वेस्ट हो जाएगा। तो मिसलसल उसको चार्ज करते रहना चाहिए, करते रहना पड़ेगा डी रैम के सेल को, क्योंकि वो कैपेसिटर बेस्ड सेल होता है। इसीलिए वो यहाँ पे बात कर रहा है डी रैम रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट, कि उसको मिसलसल इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा ताकि उसकी इंफॉर्मेशन ज़ाया ना हो। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ रैम डिक्रीजेज विद टाइम, और वक्त के साथ साथ वो चार्ज डिक्रीज होता रहता है और वो इवन कि वो लॉस हो जाता है। तो अगर वो चार्ज नहीं करेगा, उसको बैक वक्त पावर नहीं दी जाएगी उसको, तो वो आपका 1 और 0 बिल्कुल ही रेज हो जाएगा। DRAM is recharged or refreshed again and again to maintain its data। DRAM को बार बार रिचार्ज किया जाता है और ताकि रिफ़्रेश किया जाता है, ताकि वो जो डाटा है वो अपनी जगह पर कायम रहे, मेंटेन रहे। द प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस द डाटा ऑफ DRAM व्हेन इट इज़ बीइंग रिफ्रेश्ड। याद रखें, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। प्रोसेसर जो है ना, जिस टाइम में वो जो एक सर्किट होता है ना जो रिफ़्रेश कर रहा है उस कैपेसिटर को, उस टाइम में प्रोसेसर एक्सेस नहीं कर सकता उसके डाटा को, तो ये जो है ना, इसलिए फिर आपकी रैम जो है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। तो रैम इस वाले से कदरे स्लो है, फिर भी फास्ट होती है मगर कदरे स्लो है। राइट जी, नेक्स्ट आपकी है जी एस रैम। क्या होती है एस रैम?
एस रैम आपकी इसी तरह से आपकी एक तरह की रैम की टाइप है जो कि डाटा को स्टोर करती है, मगर इसमें आपको रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें से चार्ज जो है वो लीक नहीं होता है सच। इसकी सर्किटरी अलग है, उसकी सर्किट डी रैम की सर्किटरी ज़रा अलग है, चेंज है, वो कैपेसिटर बेस्ड सेल है, जबकि ये जो एस रैम का सेल है ये फ्लिप फ्लॉप मेमोरी कहलाती है। अगर डीप जाएँ, फ्लिप फ्लॉप का एक सेल होता है तो उससे मिलकर बनता है ये। इसमें कोई कैपेसिटर बेस्ड सेल या चार्जिंग वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। It can store data without any need of frequent charging. CPU does not need to wait to access data from SRAM during processing. CPU जो है उसको वेट नहीं करना पड़ता, जिस तरह वहाँ DRAM में वेट करना पड़ता है, यहाँ SRAM में CPU को वेट नहीं करना पड़ता। वो किसी भी वक्त यानी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वो इसका जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकता है, इसीलिए ये फास्टर होती है DRAM की निस्बत। इट यूटिलाइजेज लेस पावर दैन DRAM। तो ये DRAM की निस्बत कम पावर जो है, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। SRAM इज़ मोर एक्सपेंसिव। SRAM का जो सेल है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और ज़्यादा और थोड़ा सा बड़ा भी होता है, इसका साइज़ भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो लॉजिक गेट से मिलकर बनती हैं वो फ्लिप फ्लॉप मेमोरी। लॉजिक गेट्स पता है ना आपको, एंड और नॉट वाले, इस तरह से वो एक सर्किट होता है, वो उससे मिलकर बना होता है और फिर उससे उसका साइज़ भी ज़रा बढ़ जाता है, सेल का साइज़ भी बढ़ जाता है। तो मगर ये एक्सपेंसिव होता है और इसमें डिले जो है वो कम से कम होता है। इट इज़ नॉर्मली यूज टू बिल्ड अ वेरी फास्ट मेमोरी नोन एज कैशे मेमोरी। आपने शायद नाम सुना हो कैशे मेमोरी का। तो इस सेल से क्या बनती है, आपकी कैशे मेमोरी बनती है। तो जिस रैम से आप लोग वाकिफ़ हैं, हर वक्त आप रैम करते रहते हैं ना, आपके दोस्तों से पूछते हैं भाई आपकी कितनी रैम लगी हुई है, मेरी तो इतनी लगी हुई है, तो वो रैम कौन सी है, आपकी डी रैम है, ठीक है। और जबकि जो एस रैम है वो है कैशे। हर कंप्यूटर में एक प्रोसेसर के अंदर एक मेमोरी लगी होती है, उसे कहते हैं कैशे मेमोरी। आगे आएगा, ये हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है जी। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।